हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिव खेरा जी की बुक जीत आपकी से चैप्टर 6 का। जैसे कि हम कुछ पॉइंट पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, आगे के पॉइंट्स हम इस पार्ट्स में देखेंगे। बच्चे पिघलैल क्यों बनते हैं? उन्हें बताइए कि हर चीज़ की एक कीमत होती है, लिहाजा एक दिन वह अपनी ईमानदारी को बेच देंगे। उन्हें सिखाइए कि ज़िंदगी में कामयाबी ही सब कुछ है, लिहाजा वह हर तिगड़म करके कामयाब होने की कोशिश करेंगे। उसे बचपन से ही वह सब कुछ दीजिए जिसकी उसे चाहत है, लिहाजा वह इस सोच के साथ बड़ा होगा कि उसकी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करना दुनिया की जिम्मेदारी है और उसके सामने हर चीज़ तश्तरी में परोस कर पेश कर दी जाएगी। जब वह गंदे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करे तो उस पर हंसिए, इससे वह खुद को चतुर समझने लगेगा। उसे नैतिकता सिखाने के बजाय उसके 21 साल होने का इंतज़ार कीजिए ताकि वह अपने बारे में फ़ैसला कर सके। उसे सही दिशा का ज्ञान कराए बिना चुनाव करने की आज़ादी दीजिए। उसे यह कभी ना सिखाइए कि हर चुनाव का एक नतीजा भी होता है। उसे उसकी गलतियों के बारे में यह सोचकर कभी ना बताइए कि इससे उसके मन में कुंठा पैदा हो जाएगी, लिहाजा कोई गलत काम करते हुए पकड़े जाने पर वह यह मानेगा कि समाज उसके खिलाफ है। उसके आसपास बिखरी हुई हर चीज़ जैसे किताबें, जूते, कपड़े वगैरह खुद उठाइए। उसका हर काम खुद कीजिए। नतीजा यह होगा कि उसे अपनी सारी जिम्मेदारियां दूसरों के कंधों पर डालने की आदत हो जाएगी। वह जो भी चीज़ें देखना सुनना चाहेगा उसे देखने और सुनने की आज़ादी दीजिए। उसके शरीर में जाने वाली खुशबू पर तो ध्यान दीजिए, पर उसके मस्तिष्क में कूड़ा जाने दीजिए। दोस्तों के बीच लोकप्रिय होने के लिए उसे कुछ भी करने दीजिए, लिहाजा घर के टूटने पर उसे कोई अचरज नहीं होगा। वह जितना पैसा मांगे उसे दीजिए। उसे पैसे की कीमत कभी न समझाइए। इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि उसे वैसी दिक्कतों का सामना कभी न करना पड़े जिसका सामना हमको करना पड़ा था। खाने पीने और ऐशो आराम की सारी शारीरिक ज़रूरतें तो यह सोचकर फ़ौरन कर दीजिए कि चीज़ें न मिलने पर वह हताश होगा। पड़ोसियों और अध्यापकों के सामने यह सोचकर हमेशा उसका पक्ष लीजिए कि हमारे बच्चे के लिए उनके मन में मैल है। जब वह किसी असली मुसीबत में फंसे तो यह कहकर हाथ झाड़ लीजिए, मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की पर उसके लिए कुछ कर ना सका। उससे यह सोचकर किसी बात पर मत टोकिए कि अनुशासन से आज़ादी छिन जाती है। उसे आज़ादी का पाठ पढ़ाने के लिए माँ बाप की तरह सीधा नियंत्रण रखने के बजाय उस पर दूसरा नियंत्रण रखिए। यह कुछ पॉइंट थे बच्चे क्यों बिगड़ते हैं। चलिए अब देखते हैं बच्चे वही सीखते हैं जो जीते हैं। अगर बच्चा आलोचना के माहौल में रहता है तो वह निंदा करना सीखता है। अगर बच्चा प्रशंसा के माहौल में रहता है तो तारीफ करना सीखता है। अगर बच्चा लड़ने के माहौल में रहता है तो झगड़ना सीखता है। अगर बच्चा सहनशीलता के माहौल में रहता है तो धैर्य सीखता है। अगर बच्चा बेहुदे और खिल्ली उड़ाने वाले माहौल में रहता है तो वह संकोच करना सीखता है। अगर बच्चा प्रोत्साहन वाले माहौल में रहता है तो आत्मविश्वास सीखता है। अगर बच्चा शर्मिंदगी के माहौल में रहता है तो वह खुद को दोषी मानने लगता है। अगर बच्चा समर्थन करने वाले के माहौल में रहता है तो वह खुद को पसंद करना सीखता है। अगर बच्चा न्याय संगत माहौल में रहता है तो इंसाफ करना सीखता है। अगर बच्चा सुरक्षा के माहौल में रहता है तो वह भरोसा करना सीखता है। अगर बच्चा सहमति और दोस्ती के माहौल में रहता है तो वह दुनिया में प्यार ढूंढना सीखता है। यह कुछ पॉइंट थे बच्चे वही सीखते हैं जो जीते हैं। चलिए अब देखते हैं आत्मसम्मान विकसित करना। एक युवा दंपति अपनी बेटी को काम पर जाने से पहले रोज़ बच्चे को देखभाल करने वाले एक सेंटर पर छोड़ जाया करते थे। माँ बाप और वह बच्ची अलग होते समय एक दूसरे का हाथ चूमते थे और उसके बाद उस चुम्बन को अपनी जेब में रखने का अभिनय करते थे। दिन में जब बच्ची अकेली होती थी तो जेब से उस चुम्बन को निकाल कर अपने गाल पर लगा लिया करती थी। रोज़मर्रा की छोटी सी बात उनमें शारीरिक रूप से अलग होने के बावजूद साथ रहने का एहसास पैदा करती थी। कितना सुंदर विचार है। शिक्षा किसी चीज़ को न जानना शर्मिंदगी की बात नहीं है, पर सीखने की इच्छा न होना ज़रूर शर्मिंदगी की बात है। हम कुछ लोगों को आदर्श मानकर उसमें शिक्षा ले सकते हैं। जिन बच्चों को अपनी ज़िंदगी के शुरुआती सालों में सत्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाया जाता है, आमतौर पर वे उसे कभी नहीं भूलते। वह उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। हम किसी भी पेशे में, चाहे वह ठेकेदारी हो या वकालत, अकाउंटेंसी हो या राजनीति, पुलिस अफसर की नौकरी हो या जज की, यही तो चाहते हैं। सत्यनिष्ठा में ईमानदारी से अधिक शक्ति होती है। दरअसल यह ईमानदारी की बुनियाद है।
नौजवानों पर किसी चीज़ का असर आसानी से डाला जा सकता है जब वे माँ बाप, शिक्षकों या राजनेता जैसे अपने मार्गदर्शकों को बड़ी शान के साथ धोखाधड़ी करते या किसी होटल से तौलिया चुराने या किसी रेस्तरां से बर्तन चुराने जैसी घटिया हरकतों के बारे में डींगे मारते सुनते हैं तो वे निराश होते हैं। उनके मन में अपने मार्गदर्शकों के लिए इज्जत नहीं रह जाती। ऐसी चीज़ें लगातार देखते रहने पर वे उन्हें स्वीकार करने लगते हैं। घटिया आदर्श। एक शिक्षक ने एक बच्चे से पूछा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बच्चे ने जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं है, पर मेरा ख्याल है वे पेन, पेंसिल, बल्ब और टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाले पेपर रोल बनाया करते हैं, क्योंकि वे हर रोज़ अपने लंच बॉक्स में यही चीज़ें घर लाया करते हैं। गलत तुलना करना। सही ढंग से तुलना करना तो ठीक है, गलत ढंग से की गई तुलना से इंसान खुद को हीन महसूस करने लगता है। दूसरों से तुलना किए जाने पर आमतौर पर हम में उनसे ज़्यादा काम करने की क्षमता दिखाने की प्रतियोगी भावना उत्पन्न होती है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग दूसरों से मुकाबला नहीं करते, इसके बजाय वे अपने काम करने की क्षमता में सुधार लाते हैं। वे खुद से ही मुकाबला करते हैं। वे अपनी उपलब्धियों की तुलना अपनी क्षमताओं से करते हैं। सफलता या असफलता से जुड़े हुए प्रभाव। इस कहावत में काफ़ी सच्चाई है कि सफलता सफलता को और असफलता असफलता को जन्म देती है। खेल की दुनिया में हम अक्सर देखते हैं कि जब किसी चैंपियन का मनोबल गिरता है, और कभी न कभी ऐसा होता ही है, तो कोच उसे कभी किसी अच्छे खिलाड़ी से मुकाबले में नहीं खिलाता, क्योंकि अगर वह एक बार और हार जाएगा तो उसका मनोबल गिर जाएगा। उसका आत्मविश्वास वापस लाने के लिए कोच उसे किसी कमज़ोर खिलाड़ी के मुकाबला कराता है और उसे जीत में चैंपियन का मनोबल बढ़ जाता है। और उस जीत में चैंपियन का मनोबल बढ़ जाता है। उसके बाद उसे थोड़े अच्छे खिलाड़ी के साथ खिलाया जाता है। वह जीत उसके आत्मविश्वास को और बढ़ा देती है। यह सिलसिला तब तक जारी रखा जाता है जब तक कि चैंपियन असली चुनौती का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो जाता। हर सफलता के साथ व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और उसके लिए अगली बार सफल होना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए कोई भी अच्छा नेता, चाहे वे माँ बाप, शिक्षक या सुपरवाइज़र हो, बच्चे से पहले आसान काम कराते हैं। हर बार काम को सफलतापूर्वक पूरा करने के साथ ही बच्चे के आत्मविश्वास और मनोबल का स्तर ऊंचा उठता जाता है। इसी मुकाम पर अगर बच्चे को प्रोत्साहन भी दिया जाए तो उसका सकारात्मक आत्मसम्मान एक ठोस शक्ल लेने लगता है और अपनी और बच्चों की सफलता की जंजीरों को तोड़कर सफलता की कड़ी से जोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। असफल होने को असफलता मानने की गलती करना। सफलता में 99% असफलता शामिल होती है, सोइफिरा होंडा का कहना था। होंडा मोटर के संस्थापक। किसी खास मामले में असफल होने पर ज़्यादातर लोग इतने मायूस हो जाते हैं कि खुद को असफल मानने लगते हैं। वे यह नहीं समझते कि असफलता मिलने का मतलब यह नहीं है कि वे असफल व्यक्ति हैं। मुझे सफलता मिल सकती है पर मैं असफल व्यक्ति नहीं हूँ। वे यह नहीं समझते कि असफलता मिलने का मतलब यह नहीं होता कि वे असफल व्यक्ति हैं। मुझे असफलता मिलना सही है पर मैं असफल व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे मूर्ख बनाया जा सकता है पर मैं मूर्ख नहीं हूँ। हम असफल व्यक्ति तभी माने जाएंगे जब मैदान छोड़ दें। अभिभावकों, शिक्षकों और सुपरवाइजरों की गैर वाजिब उम्मीदें। मान लीजिए कि कोई बच्चा स्कूल में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आता है। उसे 5 विषयों में A ग्रेड और 1 विषय में B ग्रेड मिलता है। आमतौर माँ बाप का पहला सवाल यही होता है, तुम्हें B ग्रेड क्यों मिला? क्या माँ बाप को बच्चे के B ग्रेड हासिल करने के लिए बधाई देनी चाहिए और उसके लिए निचले स्तर के ग्रेड को कबूल कर लेना चाहिए? आंसर है बिल्कुल नहीं। बच्चा दरअसल यह चाहता है कि उसे 5 विषयों के लिए A ग्रेड हासिल करने के लिए शाबाशी और बढ़ावा दिया जाए। A ग्रेड हासिल करने की उसकी कामयाबी की मान्यता देने और सराहने के बाद माँ बाप उसे सभी 6 विषयों में A ग्रेड पाने की अपनी उम्मीद के बारे में बता सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मदद करने की पेशकश भी कर सकते हैं। अगर हम अपनी उम्मीदों को घटा लेंगे तो संभव है कि अगली बार उपलब्धियों का ग्राफ नीचे गिरकर हमारी उम्मीदों के स्तर तक आ जाए। इसी तरह काम के दौरान कर्मचारी 100 सही काम करने के साथ एक गलत काम कर भी सकता है। जरा सोचिए कि उस हालत में बॉस की प्रतिक्रिया क्या होती है। अच्छी चीज़ों को मान्यता दीजिए पर अपना स्तर मत गिराइए। अनुशासन की कमी। क्या अनुशासन का मतलब कोई दिक्कत पैदा होने या कोई गलती हो जाने के बाद उसे दूर करना है? क्या इसका मतलब कोई चीज़ ऊपर से थोपना है? क्या इसका अर्थ दुर्व्यवहार करना है? क्या यह आज़ादी छीन लेना है? इनमें से किसी का भी जवाब
हाँ नहीं है। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि कोई इंसान बेल्ट उतारकर बच्चों को पीटना शुरू कर दे, यह तो पागलपन है। अनुशासन का मतलब है दृढ़ता, यह एक दिशा है। इसका मतलब है समस्या पैदा होने से पहले ही उसकी वजह को मिटा दिया जाए। इसका मतलब है ऊर्जा को बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहित और व्यवस्थित करना। अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जो दूसरों के लिए करते हैं, बल्कि यह एक ऐसी चीज है जिसे हम उन लोगों के लिए करते हैं जो इसकी परवाह करते हैं। अनुशासन प्यार के इजहार का एक तरीका है। कई बार हमको भलाई करने के लिए भी सख्ती करनी पड़ती है। सभी दवाइयाँ मीठी नहीं होती और ना ही दर्द दिए बिना सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं। फिर भी हमें उनका सहारा लेना पड़ता है। हमें कुदरत से सबक लेना चाहिए। हम कभी जिराफ नाम के भारी भरकम जानवर के बारे में जानते हैं? माता जिराफ अपने बच्चों को खड़े खड़े जन्म देती है। बच्चा माँ की नरम कोख से एकाएक कठोर जमीन पर आ गिरता है और फिर बैठ जाता है। माँ सबसे पहला काम यही करती है कि बच्चे के पीछे जाकर उसे जोरदार ठोकर मारती है। बच्चा खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके पांव कमजोर होने की वजह से लड़खड़ा जाते हैं और वह फिर गिर जाते हैं। माँ फिर से पीछे से जाकर उसे एक ठोकर मारती है। बच्चा खड़ा होने के बाद फिर बैठ जाता है, लेकिन माँ उसे तब तक ठोकर मारती रहती है जब तक कि बच्चा अपने पाँव पर खड़ा होकर चलने नहीं लगता। क्यों? इसलिए कि बच्चा तभी जिंदा बच सकता है जब वह अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है, वरना मांसभक्षी जानवर उसे खा जाएंगे और माँ इस बात को जानती है। आपसे मेरा सवाल है, क्या यह प्यार नहीं है? बेशक है। प्रेम और अनुशासन के माहौल में पले बच्चे माँ बाप को और अधिक इज्जत देते हैं एवं कानून का पालन करने वाले बनते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। अगर हर घर में अनुशासन का पालन किया जाए तो युवाओं द्वारा किए जाने वाले अपराधों में 95% तक कमी आ जाएगी। ये कहना है जे एडगर हुअर का। अच्छे माँ बाप अनुशासन लागू करने से नहीं हिचकिचाते, भले ही बच्चे कुछ देर के लिए उन्हें नापसंद करें। अनुशासन आज़ादी देता है। हमारा स्वभाव कुछ ऐसा है कि हम नतीजे की परवाह किए बिना अपने मन मुताबिक कामों को करना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को बॉक्स में भरे सारे चॉकलेट खाने की इजाज़त दे दी जाए तो वह बीमार पड़ जाएगा। अगर उसी बच्चे को अनुशासित ढंग से 1 या 2 चॉकलेट रोज़ खाने की इजाज़त दी जाए तो उसे लंबे समय तक आनंद मिलेगा। आज़ादी मनचाही चीज़ का भरपूर आनंद उठाने से नहीं, बल्कि मन के वश में रहने से मिलता है। लोगों के मन में यह गलत धारणा बैठी हुई है कि आज़ादी का मतलब मन मुताबिक काम करना है, लेकिन आज़ादी की इच्छाएं हमेशा पूरी नहीं हो सकती। कई बार अच्छे मूल्यों और अनुशासन के फ़ायदे को समझ पाना मुश्किल होता है, बल्कि उनके खिलाफ काम करना ज़्यादा फायदेमंद, आनंददायक और सुविधाजनक लगता है। लेकिन हम उन अनगिनत उदाहरणों पर ध्यान देना चाहिए जो बताते हैं कि लोग अनुशासनहीनता के कारण किस तरह असफल हुए। अनुशासन की बंदिशें हमें नीचे गिराने के बजाय ऊपर उठाती हैं। अनुशासन का यही लाभ है। एक लड़का अपने पिता के साथ पतंग उड़ा रहा था। उसने पिता से पूछा, पतंग किस वजह से ऊपर उड़ रही है? पिता ने जवाब दिया, धागे की वजह से। लड़के ने कहा, पिताजी, धागा तो पतंग को नीचे खींच रहा है। पिता ने लड़के से कहा कि वह चुपचाप देखता रहे। उसके बाद पिता ने धागा तोड़ दिया। सोचिए पतंग का क्या हुआ होगा? वह नीचे गिर गई। क्या हमारी जिंदगी के साथ भी यही बात नहीं लागू होती है? कई बार हम जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि वे हमें नीचे धकेल रही हैं, वास्तव में वे हमें ऊपर उठाने में मदद दे रही होती हैं। हमारी ज़िंदगी में अनुशासन भी यही काम करता है। मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। हम यह जुमला अक्सर सुनते हैं, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। अगर आप ट्रेन को पटरी से उतार दें तो यह आज़ाद हो जाएगी, लेकिन उसके बाद वह जाएगी कहाँ? अगर हम इंसान अपना खुद का ट्रैफिक कानून बनाने लगें और सड़क पर किसी भी तरह गाड़ी चलाने लगें तो हम इसे आज़ादी कहेंगे या अव्यवस्था या अनुशासन का अभाव है। नियमों का पालन करके दरअसल हम आज़ादी हासिल करते हैं। अनुशासन प्रेम भरी दृढ़ता है। मैंने यह सवाल अपने सेमिनारों में भाग लेने वाले कई लोगों से पूछा, अगर हमारे बच्चों को 105 डिग्री बुखार हो और वह डॉक्टर के पास ना जाना चाहता हो तो हम क्या करेंगे? सबका यही जवाब था कि बच्चे की विरोध करने के बावजूद वे उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे का हित उसी में है। बच्चे की परवरिश करना लोकप्रिय प्रतियोगिता नहीं है। एक डकैती के मुलजिम को सजा देते वक्त
जज ने उससे पूछा कि क्या उसे कुछ कहना है। उस आदमी ने जवाब दिया, जी हुजूर, मेहरबानी करके मेरे माँ बाप को भी सजा दीजिए। जज ने पूछा, क्यों? कैदी ने जवाब दिया, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैंने स्कूल में पेंसिल चुराई। मेरे माँ बाप ने यह जानने के बावजूद मुझे कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैंने एक पेन चुराई। उन्होंने उस वाक्य को भी जानबूझकर नज़रअंदाज किया। उसके बाद मैं स्कूल और पड़ोसियों के घरों से एक के बाद एक चीज़ें चुराता रहा और चोरी मेरी आदत बन गई। मेरे माँ बाप को ये सारी बातें मालूम थी, पर उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा, इसलिए मेरे साथ उन्हें भी जेल जाना चाहिए। वह सही कह रहा था। हालांकि इन बातों से वह अपनी जिम्मेदारी से भरी नहीं होता, पर सवाल यह पैदा होता है कि क्या माँ बाप ने सही काम किया? जाहिर है नहीं। बच्चे को चुनाव करने का मौका देना अच्छी बात है, पर सही दिशा दिखाइए। बिना चयन करने की छूट देना उनकी तबाही की वजह बनना है। शरीर और मन की पूरी तैयारी त्याग और अनुशासन से ही संभव है। माँ बाप एक हफ्ते में बच्चे के साथ काम की बातचीत पर तकरीबन 15 मिनट का ही वक्त देते हैं। बाकी समय उन्हें अपने साथियों और टीवी से जो नैतिक मूल्य मिलते हैं उन्हें मनचाहे ढंग से इकट्ठे करने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह कहना है जर्नल ऑफ द अमेरिकन फैमिली एसोसिएशन का। खुद से पूछें, क्या अनुशासन के बिना एक कप्तान जहाज को सही ढंग से चला सकता है? एक एथलीट दौड़ में जीत सकता है? एक वायलिन वादक संगीत समारोह में अच्छी तरह से वायलिन बजा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। फिर हम निजी व्यवहार के मामले में या कोई स्तर हासिल करने के लिए अनुशासन के ज़रूरी होने पर सवालिया निशान लगाने लगते हैं। अनुशासन बेहद ज़रूरी है। आज की फ़िलॉसफी है, अगर यह काम अच्छा लगता है तो करो। मैंने कई बार माँ बाप को बड़े ही भोलेपन के साथ कहते सुना है कि मेरे बच्चे चाहते हैं कुछ भी कर रहे हो, अगर इससे उन्हें खुशी मिल रही हो तो यह मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, क्या हम जानना नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को क्या करने की खुशी मिलती है? अगर सड़क पर किसी को पीटने या उसका सामान छीन लेने से इन्हें खुशी मिलती है, तब ऐसे लोगों के लिए अंग्रेजी में एक लफ्ज़ है, परवर्शन। हिंदी में इसे कहते हैं नीचता। जीवन में जितना खुशी का महत्व है, उतना ही यह भी महत्वपूर्ण है कि वह खुशी हम कहाँ से और कैसे हासिल करते हैं। यह हमारे नैतिक मूल्यों, अनुशासन और जिम्मेदारी का मिला जुला नतीजा होती है। हम अक्सर सुनते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। इस बात का उल्टा भी उतना ही सही है कि जो करना ज़रूरी है उसे पसंद करो। कई बार हमें ऐसे कामों को भी करना पड़ता है जिन्हें करने की ज़रूरत है, वे चाहे हमें पसंद हो या ना हो। एक माँ दिन भर काम करने के बाद घर आती है, फिर घर के कामकाज निपटाती है, बच्चों की देखभाल करती है और आखिर में थकी हारी सो जाती है। आधी रात को बच्चा रोने लगता है। ऐसे में थक कर सोई माँ को क्या उठना चाहिए? नहीं, मगर फिर भी वह उठती है। क्यों? इसकी 3 वजहें हैं। प्यार, फ़र्ज़, जिम्मेदारी। हम जिंदगी सिर्फ भावनाओं के सहारे नहीं गुजार सकते। हमें अनुशासन की भी ज़रूरत होती है, चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो। ज़िंदगी में कामयाबी तभी मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं के आगे घुटने के बजाय वह करें जो किया जाना चाहिए या जिसे करने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरत है अनुशासन की। माँ बाप, गुरु या अधिकारियों द्वारा लगाए गए लेबल या नीचे दिखने वाली टिप्पणियाँ। क्या आपने कई माँ बाप को अपने बच्चों को मजाक में या प्यार से लल्लू या भोंदू कहकर पुकारते सुना है? ऐसे लेबल आदमी पर जिंदगी भर के लिए चिपक जाते हैं। बड़े होने पर बच्चे वही माँ बाप की टिप्पणियों को सही साबित करते हैं। यह लेबल जिंदगी भर के लिए ही नहीं बल्कि पीढ़ियों तक साथ लग जाते हैं। भारत में जाति प्रथा इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि लेबल लग जाना कितना तकलीफदेह हो सकता है। ऊंची जाति या नीची जाति, ये बातें सिर्फ लेबल नहीं तो क्या है? आमतौर पर माता पिता अपने बच्चों पर इस तरह लेबल लगाते हैं, तुम भोंदू हो, तुम कोई भी काम सही ढंग से नहीं करते, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। सही मूल्यों की शिक्षा। कई बार असावधानी या अनजाने में हम अपने परिवार या दफ्तर में गलत मूल्यों की शिक्षा देते हैं। जैसे हम अपने बच्चों या कर्मचारियों को अपने लिए झूठ बोलने को कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, उन्हें कहो कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, उन्हें कहो कि चेक डाक में भेज दिया गया है। हम अपने माँ बाप,
गुरु या सुपरवाइज़र से यह उम्मीद करते हैं कि वे हमें सच्चाई सिखाएंगी, लेकिन कई बार हमें निराशा ही मिलती है। लोग इस तरह के छोटे मोटे झूठ बोलते बोलते पेशेवर झूठ बोलने वाले बन जाते हैं। जब हम औरों को हमारे लिए झूठ बोलना सिखाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब वे हमसे भी झूठ बोलने लगते हैं। जैसे सेक्रेटरी फ़ोन पर अपनी बीमारी का बहाना करती है जबकि वह शॉपिंग करने के लिए जाना चाहती है। हो सकता है कि उसके बॉस ने उससे अपने लिए झूठ बोलने की इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवाई हो कि इसमें एक्सपर्ट होकर वह उसी से झूठ बोल रही हो। पहले वह उसके लिए झूठ बोलती थी, अब उसी से झूठ बोलती है। ऊंचा आत्मसम्मान विकसित करने के क्या तरीके हैं, यह हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। टॉकिंग बुक्स को सुनने के लिए धन्यवाद।